दोस्तों, आप सभी लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के महान शासक पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कैसे पहुंची अफगानिस्तान और कौन था वो व्यक्ति जिसने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां रातों रात भारत ले आया। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम सिर्फ एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस महान व्यक्ति के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ। वो राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म के समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वो बचते चले गए। परंतु जब मात्र वो 11 वर्ष की आयु के थे, पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली के पुराने किले नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशाल काय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वो मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वो पंजाब के ही बठिंडा से अपने राज्य का शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह ये युद्ध परिणामहीन रहा। ये युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे अपने सैनिकों में बांट दिया। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वो पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। ये युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वो न आगे बढ़ पाए और न ही पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र
चिंदबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राजपाट लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गईं तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु से पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंदबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंदबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान में दफन कर दी गईं। डकैत से सांसद बनी फूलन देवी सिंह के प्रेमी सह हत्यारे ने देश की चर्चित व अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से फरार होकर अफगानिस्तान जाकर देश के गौरव पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकाली और भारत लाकर बकायदा एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी। रुड़की के रहने वाले राजपूत पंकज सिंह उर्फ शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के सरकारी आवास में तत्कालीन सांसद फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या उसने 80 के दशक में यूपी के बहमई में फूलन द्वारा 22 राजपूतों को एक पंक्ति में खड़ा कर गोली मारकर हत्या कर देने के प्रतिशोध स्वरूप की थी। बाद में फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 11 साल जेल में बिताने के बाद मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा का टिकट देकर उसे सांसद बना दिया था। वहीं संभवतः तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक शेर सिंह ने पहले फूलन देवी से नजदीकी बढ़ाई, उससे कथित तौर पर शादी भी की और अंततः एक दिन उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना के 2 दिन बाद ही शेर सिंह ने उत्तराखंड पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से बाद में उसे जेल भेज दिया गया। बताते हैं कि तब उसने फिल्मी अंदाज में कहा भी कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगी और ये साबित भी हुआ। करीब 2.5 साल बाद 27 फरवरी 2004 को उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 जवान कोर्ट वारंट के साथ तिहाड़ आए और अपने यहां पेशी का ऑर्डर दिखाकर शेर सिंह को ले गए। जब वो नहीं लौटे तो असलियत पता चली। ये और बात है कि 17 मई 2006 को शेर सिंह कोलकाता में फिर से पकड़ा गया और तब से तिहाड़ में ही है। इसी बीच उसने अफगानिस्तान जाकर अस्थियां लाने का कथित पराक्रम किया और ऐसा लोग मानते हैं कि पहले उसने रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता चला गया। वहां से बांग्लादेश का वीजा बनवाकर वहां चला गया, वहां बकायदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, फिर वहां से अफगानिस्तान का वीजा बनवाकर काबुल चला गया। वहां करीब 3 माह रहकर उसने काबुल से कंधार तक पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोजी और रेकी की। सवाल ये है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो शेर सिंह ने क्यों किया? बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। कब्र देखने आने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि वो पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को जूते मारें और फिर कब्र के दर्शन करें। इसके लिए वहां पर बकायदा जूते भी रखे गए हैं। इस तथ्य ने शेर सिंह को राजपूत होने के नाते बेचैन किया हुआ था। इसी तथ्य से तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी परेशान हुए थे, जो कंधार विमान अपहरण के वक्त अफगानिस्तान गए थे। वहां तालिबान सरकार से भी उन्होंने ये बात की थी। वो भारत लौटकर भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि इस घटना का जिक्र मीडिया में हुआ था। शेर सिंह राणा ने अंततः अवसर देखकर एक रात समाधि से अस्थियां निकाल ली और भारत लौट आए। इस पूरे घटनाक्रम की उसने वीडियो शूटिंग भी की। भारत लौटकर उसने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया और अस्थियों को
वहां सुरक्षित रख दिया। हालांकि तब से लगाकर अब तक सरकारी या गैर सरकारी स्तर से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी भी होती ही। इस वाकये के कुछ ही समय बाद कोलकाता से ही शेर सिंह राणा को 17 मई 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें यह भी लगता है कि जैसे राणा ने खुद ही ऐसा करवाया हो, क्योंकि इतना तो वो जानता ही था कि इस तरह तो उसे चोरों का जीवन ही जीना पड़ेगा। लेकिन फिर से जेल चला गया तो एक दिन छूट जाने का अवसर भी रहेगा। पिलखुआ के मंदिर में रखी अस्थियों की सत्यता परखना कोई मुश्किल बात नहीं है। पुरातत्व विभाग आसानी से इतना तो पता कर ही सकता है कि वो कितनी पुरानी है। फिर खुद भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार से भी इसकी असलियत मालूम करवा सकती है। हालांकि ये जरूर कठिन होगा, क्योंकि तब वहां की सरकार की मिट्टी पलीद होगी। यदि ये तथ्य किसी तरह प्रमाणित होता है तो शेर सिंह राणा की हत्या की सजा भले ही माफ न की जाए, जेल से फरार होने की सजा भी कम न की जाए, लेकिन देश का गौरव जान की बाजी लगाकर लौटाने का सम्मान तो हर हाल में मिलना चाहिए। जंग का कोई नियम नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, और लुटेरों, आताताइयों, आक्रमणकारियों के साथ तो बिल्कुल नहीं। तब शेर सिंह शाबाशी से वंचित कैसे किया जा सकता है? आखिर आजादी के गरम दल व गरम खून के सेनानियों ने भी अंग्रेजों से लोहा लेने में अंग्रेजों के तौर तरीके ही अपनाए थे, जो कि कतई गलत नहीं थे। तो शेर सिंह का ये दुस्साहसिक कदम भी सराहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को ये सच्चाई पता चले। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।